डॉक्टर राकेश, एक तो मैं ये बता दूं, आज के ओपिनियन पोल सर्वर में कुछ दिक्कत है, वहां से नहीं चल पा रहा है। मतलब यूट्यूब के सर्वर में कुछ दिक्कत है, क्योंकि इसको चलाया था, फिर दूसरा लोड किया, नहीं वो हो रहा है। तो ओपिनियन पोल का कुछ सर्वर का इश्यू है यूट्यूब के लेवल पे। मैं डॉक्टर राकेश, मैं बताऊं, एक तो जो ये जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये जो मोदी जी बार बार करके मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करना करते हैं। मैं 6 भाई बहन हूं, मोदी जी 6 भाई बहन है। अब मैं नाम क्या, हमारे योगी जी 7 भाई बहन हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर हम किसी मुसलमान को बच्चे पैदा होने, अरे भाई जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो उस समय परिवार की उस तरह की संरचना होती थी, बच्चे ज्यादा होते थे। आज मोदी जी ने जो हालत कर दी है, ज्यादा बच्चे नहीं, अगर एक बच्चा भी करेगा तो बाप बाप करके अगले 10 साल बाद वो कहां से कर पाएगा। तो मोदी जी तो परिवार नियोजन अपने आप ही लागू कर दे रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के द्वारा। मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर राकेश, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं थोड़ा इस मामले में हम सब लोग थोड़े ओवर सेंसिटिव हैं। आप जब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और आप जब मंगलसूत्र को ऐसा इंडिकेशन जो आप दे रहे हैं, वो सारे लोग समझ रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन के जब उनको, मतलब आप यू आर शॉर्ट ऑफ टेलिंग व्हाट, ये कहा नहीं जा सकता है। जैसा हेमंत जी ने कहा कि वो कहना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। और मोदी जी चाहते ही है, शायद बीजेपी चाहती है कि इस तरह का वक्तव्य हो। मंगलसूत्र की जिस व्यक्ति ने अपने मान नहीं रखा, वो आज मंगलसूत्र का पाठ पढ़ा रहा है। मैं इस पे भी चाहूंगा, क्योंकि अब जब आप भोंडेपन पे उतारू हो गए हैं तो दूसरे को भी थोड़ा, अभी तक मर्यादा हम लोग भी 10 साल लगते थे कि भाई किसी का व्यक्तिगत जीवन है, आप दूसरे के मंगलसूत्र की बात करें तो आपसे मंगलसूत्र की बात क्यों नहीं पूछेगा कोई, आपने कौन सा मान रखा। तो ओवरऑल दोनों वक्तव्यों पर डॉक्टर राकेश, खबर यह भी है कि शायद आरएसएस ने जो अपना टैक्टिकल सपोर्ट होता है, हालांकि अनिल सिन्हा साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे आरएसएस के पोल पट्टी के बारे में, लेकिन शायद वो वापस आरएसएस में हुआ है क्योंकि टका से जवाब नहीं मिलता। नागपुर से बिल्कुल चुप होके आए हैं और उसके बाद जो ये विक्षिप्तता की हालत है वो ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। क्रमशः एक एक बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि ज्यादा संख्या में भाई बहनों या ज्यादा संतानों की बात मोदी जी कर रहे हैं। आपने 6 भाई बहन होने का जिक्र किया, मैं भी 6 भाई बहनों में से एक हूं। यद्यपि संयोग देखिए कि मेरे पिता सिर्फ 2 भाई और 1 बहन थे, लेकिन हम सब भाई बहन 6 की संख्या में। दुनिया में और इस देश में महानतम लोगों की अगर सूची बनाई जाए तो इतनी बड़ी सूची है, जिसमें 5, 10, 12, 14 बच्चों वाले में से कोई एक व्यक्ति महानतम हुआ, जिसमें हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में 7 भाई बहन थे, वीवी गिरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतनी लंबी सूची है सर। खुद नीतीश कुमार आजकल उनके मंच पर बैठ रहे हैं, वे भी 6-7 भाई बहन हैं, लालू यादव पर टिप्पणी करते हैं। तो ये इतने अनर्गल विषय है कि मुझे सचमुच में बहुत दुख होता है 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में हमारा प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है कि हम उन्हें रिपीट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वे ऐसी बातें करेंगे तो उन्हें इसके जवाब भी सुनना पड़ेंगे। 2 बातों की तह में हमें जानना है कि वे इस स्तर पर उतर क्यों आए हैं और क्या वे इससे पहले कभी नहीं उतरे। तो पहले इसकी मीमांसा कर लें कि वे हमेशा से इसी स्तर पर उतरते रहे हैं, हर चुनाव में ऐसे ही भाषण देते रहे। आपके उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबको याद है, शमशान कब्रिस्तान, ईद पर बिजली, दिवाली पर बिजली वगैरह वगैरह। गुजरात का मॉडल पूरे देश के सामने है ही। इसके अलावा ऐसा कोई अवसर नहीं जाता, कपड़ों से पहचानने की बात, जिसमें देश का प्रधानमंत्री, जो देश का अभिभावक है, देश का गार्डियन है, हम सब लोग उसके बच्चे हैं। 140 करोड़ लोगों को वे अपना परिवार बताते हैं, लेकिन एक ही भाषण में 20-22 करोड़ लोगों को अपने कुनबे से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से बाहर कर देते हैं और सीधे सीधे नाम लेकर करते हैं। जो बातें उन्होंने कल अपने भाषण में कही, मैं हेमंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सचमुच उन्हें दोहराना नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी और उनके बाकी सहयोगियों ने बहुत समझदारी की है कि अब तक उन बातों को दोहराया नहीं है।
लेकिन हम जब मीमांसा करेंगे तो हमें वो याद दिलाना पड़ेगा उन्होंने क्या कहा है। जैसे आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया, निजी टिप्पणी तो पूरा सोशल मीडिया कर रहा है, पूरा ट्विटर फेसबुक पूछ रहा है एक मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, क्योंकि तुमने खुद उसकी कद्र नहीं की है। तुमने उस मंगलसूत्र वाली को अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं आने दिया, पुलिस तैनात कर दी थी। उस मंगलसूत्र वाली से अपने रिश्ते को दशकों तक छुपा कर रखा था। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत खेद होता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आनंदवर्धन सिंह जी, आपके साथ मुझे ये बातें दोहरानी पड़ रही हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वे खुद हैं। अब उनके इस आरोप पर आते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष का कोई दल माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी, उसका हिसाब लगाएगी, लिस्ट बनाएगी। क्या 70 सालों में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? इस देश की माता बहनों ने देश की रक्षा के लिए अपने मंगलसूत्र समर्पित कर दिए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवरात सेना के सुपुर्द कर दिए थे। वो तस्वीरें कल से वायरल। मंगलसूत्र तो असल में मोदी जी के अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने बिक गए हैं। नोटबंदी की कतारों में खड़े लोग और उनके घरों पर जब खाने के लिए पैसे नहीं थे तब मंगलसूत्र बिके होंगे। मंगलसूत्र तो लॉकडाउन में बिक गए, मंगलसूत्र तो बेरोजगारी में बिक गए कई घरों के, पर किसी विपक्षी पार्टी ने घर से निकालकर माताओं बहनों के मंगलसूत्रों का हिसाब नहीं मांगा आज तक। उन्होंने कहा है कि उनके घोषणा पत्र में ये लिखा है। कांग्रेस तो खुलेआम चैलेंज कर रही, एक लाइन दिखा दीजिए हिंदू मुस्लिम लिखी हुई, एक पंक्ति ऐसी बता दें नरेंद्र मोदी जो ये बता रही हो कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो घरों की गुल्लकों में रखे हुए जेवरात और तिजोरियों में से निकालकर मंगलसूत्रों को तोलेगी कांग्रेस पार्टी। कहां लिखा है घोषणा पत्र में? आज की ताजा खबर यह भी है आनंद जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय मांगा है। हेमंत जी कंफर्म कीजिएगा, आप लोग बता पाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने समय मांगा है ये पढ़ाने समझाने के लिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को जाकर ये बताएंगे, हुजूर हमारे घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा है, क्योंकि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी डिग्री संदिग्ध है, तो हम आपको आकर बताए देते हैं कि क्या लिखा है इसमें। लेकिन ये बयान, अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं कि वो ये बयान इस वक्त क्यों दे रहे हैं। एक तो पहले चरण के मतदान के बाद आप सब लोगों ने, मीडिया के तमाम तबकों ने, खुद उनके अपने गुप्तचर तंत्र ने उन्हें बता दिया होगा कि हवा कुछ ठीक नहीं चल रही है। टोपी संभालो दिनकर राव, हवा तेज चलता है। तो शायद इसलिए वे चिंतित होकर अपने आजमाए हुए नुस्खे पर, अपने तरकश के उस अंतिम तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ा रहे हैं जिसका नाम है नफरत। उन्हें लग रहा है अगले 6 चरणों के मतदान में शायद हिंदू मुस्लिम करके कुर्सी बचाई जा सके, तो ये आखिरी दांव भी आजमा लिया जाए। हम और आप तो पिछले 1-2 महीने से कहते आ रहे हैं, आपको याद होगा पब्लिक इंडिया की तमाम पिछली डिबेट्स आप निकाल लीजिए आनंद जी, मैंने दसियों बार ये कहा होगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उस विषय पर आते हैं जिस पर आज का ये विमर्श केंद्रित है, संघ के साथ मोदी के रिश्तों पर। आनंद जी, मैंने 1 साल पहले एक बहुत तफसील से खबर लिखी थी और देश भर में तमाम वेबसाइट पर छपी थी संघ और मोदी के रिश्तों को लेकर। मैं उसमें से 3-4 बिंदु रिपीट कर देता हूं, आज भी वे बिंदु बदले नहीं है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पर RSS.org नाम का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसे फॉलो नहीं करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं आनंद जी, नरेंद्र मोदी RSS के ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं करते हैं, वे तैमूर के नावना नाम के नफरती हैंडल को फॉलो करते हैं। आप देख लीजिएगा RSS.org और नरेंद्र मोदी के जो ट्विटर हैंडल है उन पर आपको दिख जाएगा कि एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व और प्रधानमंत्री के साथ संघ के रिश्तों के बीच में एक सेतु हुआ करता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने तब ये व्यवस्था बनाई गई थी कि प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो भी विचार विमर्श होना है,
जो भी अपेक्षा एक दूसरे से होगी, सरकार की संघ से, संघ की सरकार से, उसके लिए सरसंघ चालक के बाद नंबर 2 सह कार्यवाह प्रधानमंत्री से मिलेगा। साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब जैसी आवश्यकता होगी वो संघ की अपेक्षाएं सरकार को बताएगा। सरकार अपनी मंशा यानी प्रधानमंत्री अपनी मंशा उस सह कार्यवाह के जरिए संघ के सुप्रीमो तक पहुंचाएगा और उसके बाद उन अपेक्षाओं पर अमल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। संघ और प्रधानमंत्री के बीच का जो सेतु था उसको तोड़कर प्रधानमंत्री ने व्यवस्था यह कर दी है कि संघ की तरफ से जो कुछ कहा जाना है वो अमित शाह तक पहुंचाया जाएगा। अमित शाह प्रधानमंत्री को बताएंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह को बताएंगे, अमित शाह संघ को बताएंगे। ये सेतु खत्म कर दिया गया है। तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आनंद जी, जून 2014 से लेकर मई 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघ के सुप्रीमो श्री मोहन भागवत से सिर्फ एक मुलाकात हुई है व्यक्तिगत रूप से आज तक। केंद्र में सरकार बनने के बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में संघ और सरकार की समन्वय की एक बैठक हुई थी, समन्वय समिति की, उसमें दोनों लोग मौजूद थे। उस दिन से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से नहीं मिले हैं व्यक्तिगत रूप से कहीं भी। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, अभी उद्घाटन से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले की बात कर रहा हूं, तब संघ चाहता था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री और मोहन भागवत की कोई बैठक वीवीआईपी सर्किट हाउस में, ग्रीन रूम में कहीं हो जाए। इसके लिए संदेश भेजे गए थे, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे तवज्जो नहीं दी थी। अंतिम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से आज तक, आज दिनांक 22 अप्रैल 2024 तक संघ के मुख्यालय नहीं गए हैं। वे नागपुर जब जब गए हैं तब भी वे संघ कार्यालय, संघ मुख्यालय नहीं गए हैं, जो भी उसका नाम है, केशव कुंज इत्यादि। वे डॉक्टर हेडगेवार के स्मृति स्थल पर भी नहीं गए आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद। इससे संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को समझना, उस ताने बाने को समझना आसान हो जाएगा। यही सारी जानकारियां मेरे उस विस्तृत विश्लेषण में थी, वे सारी जानकारियां आज भी यथावत हैं। अब चुनाव के ऐन मौके पर संघ नरेंद्र मोदी से क्यों खफा है, इसका विश्लेषण करने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और उर्मिलेश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, अनिल सिन्हा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। अनिल जी को बहुत गहराई से जानकारी है संघ और बीजेपी, नरेंद्र मोदी के रिश्तों की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शायद संघ अपनी उपेक्षा से पीड़ित होकर अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाना चाहता है। हाँ, एक तो आपने जो सऊदी अरब के दबाव की बात कही, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी एक नेत्री के बयान पर कतर जैसे छोटे से देश ने, यद्यपि मैं हर बार कहता हूं किसी भी देश को छोटा और बड़ा नहीं मानना चाहिए, कतर ने जब चूड़ी टाइट की थी तो लिखित में भारत सरकार ने लिखित में यह कहा था कि हम तो सेक्युलर देश हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है। और दूसरी बात, वो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो इनके फ्रिंज एलिमेंट हो गए थे जी। दूसरा, अनिल जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही बॉडी लैंग्वेज वाली। अनिल भाई, आपको याद होगा ये शब्द भारत की पत्रकारिता में किस मौके पर आया था? सबसे पहले इसका प्रयोग शुरू हुआ था आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की शिखर वार्ता के समय। अंग्रेजी पत्रकारों ने जनरल मुशर्रफ की बॉडी लैंग्वेज, उनके चलने फिरने, उनकी अदा, इस तरह सैल्यूट करने की, संयोग से मैं उस वक्त नवभारत का संपादक था, मैं भी उस पूरे समय आगरा में था अटल मुशर्रफ शिखर वार्ता में। भारत की पत्रकारिता में बॉडी लैंग्वेज शब्द का प्रयोग आगरा से शुरू हुआ था, उस घटना से। इतना ही मुझे कहना था, मैं अनुमति लूंगा।